स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था वायुमंडल, जिसमें हमने वायुमंडल का संगठन पढ़ा था। उसके बाद में वायुमंडल की संरचना हम पढ़ रहे थे, जिसमें कल के क्लास में हमने देखा था वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है और उसकी ऊंचाई कितनी है। साथ में हमने देखा था टेम्परेचर का वितरण। अब आज हम देखेंगे अलग अलग परतों की विशेषताएं। तो सबसे पहली परत क्षोभमंडल, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हम पढ़ चुके थे। तो हमने जो पढ़ा था वो क्या था, एक डायग्राम बनाया था जिसमें ये हमने पृथ्वी की सतह बनाई थी, इधर विषुवत रेखा दिखाई थी, इधर ध्रुव दिखाए थे और इसकी ऊंचाई पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या देखा था 6 किलोमीटर और इधर थी 16 किलोमीटर। ये चीज हमने कल देखी थी। अब आज इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो क्षोभमंडल, क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, एक नंबर बात। दूसरी बात है वायु का 75% भार, जो वायुमंडल का संपूर्ण वायुमंडल का 75% भार क्षोभमंडल में है, यानी कि संपूर्ण वायु का 75% भाग केवल क्षोभमंडल में स्थित है। दूसरी चीज ऊंचाई, ऊंचाई पे हमने देखा था कि ध्रुवों की तरफ इसकी ऊंचाई 6 किलोमीटर है और विषुवत रेखा की तरफ ऊंचाई 16 किलोमीटर है। तो औसत ऊंचाई, अगर औसत ऊंचाई पूछे तो 14 किलोमीटर है। और ये ऊंचाई का अंतर का हमने देखा भी था। अंतर का कारण क्या है, संवहन धाराएं। ये नाम इस टॉपिक में बार बार आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संवहन धाराएं क्या होती हैं। तो देखो, हवाएं दो प्रकार से चलेंगी। ये हमने बना दी पृथ्वी की सतह। अगर हवा क्षैतिज रूप से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, क्षैतिज रूप से, तो इसे क्या बोलेंगे, अभिवहन। और जब यही हवा ऊपर उठ रही है तो ये क्या है, संवहन। ऊपर उठ रही है तो संवहन और क्षैतिज रूप से चल रही है तो अभिवहन। आंधी है तो आंधी में क्या है, हवा एक जगह से पे वायु दाब कम होने पर दूसरी जगह से हवाएं आती हैं, तो वो हवाएं क्षैतिज रूप से आएंगी तो वो क्या है, आंधी। और जब वही हवा लंबवत रूप से ऊपर उठे तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे, संवहन। तो क्षोभमंडल में अभिवहन संवहन दोनों क्रियाएं होंगी। अभिवहन क्रिया का परिणाम क्या है, आंधी है, तेज हवाएं चल रही हैं। और संवहन क्या है, जब गर्म वायु हल्की होगी तो वो ऊपर उठेगी और जैसे जैसे ऊपर उठेगी तो ऊपर उसको क्या मिलेगा, सामान्य ताप ह्रास दर। मतलब गर्म वायु हल्की होने से ऊपर उठेगी और जैसे जैसे ऊपर उठती जाएगी वैसे वैसे वो ठंडी होती जाएगी। और जब हवा ठंडी होगी तो इसमें जो आर्द्रता है वो जम करके पानी बूंद बनाएगी। आर्द्रता का ही नाभिक के चारों तरफ बूंद बनेगी, उसी से बादल बनेंगे और उसी से वर्षा होगी। तो देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ चुके हैं, इसकी ऊंचाई में दो बातें पढ़ी। औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा की तुलना में कम है। और कम होने का कारण क्या है, संवहन धाराएं। संवहन धाराएं क्या है, गर्म वायु ऊपर उठती है तो वायु गर्म, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा कहाँ रहता है, विषुवत रेखा पे। तो विषुवत रेखा पर संवहन की क्रिया अधिक होती है, इसलिए हवा अधिक ऊंचाई तक उठती है और अधिक ऊंचाई तक उठने के कारण इसका जो ऊंचाई मिलती है वो अधिक ऊंचाई मिलती है। ठीक है, अब अगली है मौसमी परिघटनाएं। बिल्कुल मौसमी परिघटनाएं इसी मंडल में होंगी और कारण क्या है, संवहन धाराएं। जब हवा ऊपर उठती है और ऊपर उठकर वो अलग अलग रूपों में बनती है, बादल बनता है, आंधी आती है, तूफान, तो वो सारी मौसमी परिघटनाएं किसमें है, क्षोभमंडल में, क्योंकि अभिवहन और संवहन दोनों क्रियाएं इस मंडल में मिलेंगी। अब अगला है ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन। ये चीज हमें याद रखनी है। इसका मतलब ये है, जब गर्मियों में तापमान ज्यादा मिलेगा तो संवहन क्रिया ज्यादा होगी और इसकी ऊंचाई ऊपर उठ जाएगी। ये ऊंचाई 18 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी, जो
कम मिलेगा तो हवाओं में संवहन की क्रिया कम होगी, हवाएं कम उठेंगी और यही परत नीचे आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन। गर्मी की ऋतु में ये परत ऊपर तक विस्तार हो जाता है और सर्दी की ऋतु में ये परत संकुचित होकर थोड़ी नीचे तक आ जाती है। तापमान हमने कल पढ़ा भी था। विषुवत रेखा पर तापमान कितना है, -80 भी मिलेगा, -88 भी मिलता है, 80 लगभग में है। ठीक है, तो इस जैसे जैसे हवा ऊपर उठेंगी तो सामान्य ताप ह्रास दर से हवाएं ठंडी होंगी। तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम है, इसलिए इसका तापमान भी कम मिलेगा, लगभग में -45 डिग्री सेंटीग्रेड। और विषुवत रेखा पर ऊंचाई अधिक होने के कारण तापमान में भी इससे ज्यादा कमी मिलेगी और -80 डिग्री सेल्सियस। ये चीज भी याद रखनी है, तापमान में अंतर है, ऊंचाई में मौसम के अनुसार परिवर्तन आता है। एक पॉइंट मौसमी परिघटनाएं इसी में होंगी और कारण क्या है, कारण है संवहन और अभिवहन की क्रिया इसी मंडल में होती है। इसकी वायु का जो 75% भार है वो क्षोभ मंडल में है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है जो भारी गैसें हैं वो नीचे नीचे रह जाती हैं। और सामान्य ताप ह्रास दर, ये कल हमने पढ़ा था क्या होती है, इसकी याद रख लेना, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा 1 किलोमीटर जाने पर। अगर मीटर में नापे तो 165 मीटर चलने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा और अगर फ़ारेनहाइट फीट में नापे तो 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 1000 फीट चलने पर तापमान कम होगा, यानी कि हवा ऊपर उठने पर इस दर से ठंडी होगी। ये हमने देखा था क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की सारी बातें आ गई और ये सारी इंपॉर्टेंट है, हमें याद करनी है। अब इसके बाद में हम देखेंगे समताप मंडल। देखिए, क्षोभ मंडल में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे ऊपर चलेंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आनी शुरू हो जाती है, कमी आती है लगातार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है, सामान्य ताप ह्रास दर। लेकिन जैसे ही 16 किलोमीटर के आसपास पहुंचते हैं तो एक परत आती है और मतलब एक ऊंचाई आती है जिस पर तापमान स्थिर हो जाता है, यानी कि जो तापमान कम हो रहा था वो ना मिल करके तापमान स्थिर हो गया और ये स्थिति बनी रहती है 1.5 से 2 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर तक ये स्थिति बनी रहती है। इसके बाद में जो वायुमंडल की जो स्थिति मिलेगी उसमें जो स्थिति है वो लगभग 50 किलोमीटर तक समान रहती है। ये स्थिति यहाँ तक समान है, ये यहाँ तक। तो जो समान स्थिति है उसको एक मंडल का नाम दे दिया। तो जहाँ तक तापमान में कमी आती जा रही थी उसको क्या नाम दिया, उसको नाम दिया क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का दूसरा नाम क्या है, संवहन मंडल, क्योंकि वहां पर संवहन धाराएं चलती हैं। अब उसके ऊपर एक व्यवहार की जो ये 1.5 किलोमीटर मोटी परत मिली उसको क्या नाम दे दिया, नीचे क्षोभ मंडल है, ऊपर समताप मंडल, दोनों के बीच में है तो इसको नाम दिया क्षोभ सीमा। अगर कोई क्षोभ सीमा की ऊंचाई पूछे तो 16 से 18 मीटर, 6 से 8 किलोमीटर। ये भी मौसम के हिसाब से ऊपर उठ जाती है। अगर गर्मी है तो इसका विस्तार ऊंचा हो जाएगा और सर्दी है तो ये संकुचित होकर के पूरी की पूरी नीचे आ जाएगी। तो ये हमने देखी क्षोभ सीमा। जो समस्त वायुमंडलीय घटनाएं थी वो संवहन की क्रिया यहाँ तक मिलती है, यहाँ तक मिलती थी, इसके बाद में सब कुछ बंद हो गया क्योंकि अब हवाएं ऊपर उठेंगी नहीं। भाई हवा अगर तापमान कम होता तो हवाओं को ऊपर की ओर खींचता, लेकिन अब ये हवा तो ऊपर उठेगी नहीं, तो ये एक ढक्कन की तरह काम करता है, इसलिए इसको बोला जाता है वायुमंडलीय ढक्कन। अब हम पढ़ेंगे समताप मंडल में ये स्थिति 18 किलोमीटर से ऊपर की स्थिति। तो बता दो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में कौन सी परत है, दोनों की संक्रमण सीमा क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज़। ठीक है, अब देखो समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई क्या है, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर, 18 किलोमीटर से इसकी ऊंचाई है 50 किलोमीटर तक।
लेकिन इसी परत में 18 किलोमीटर से लेकर के लगभग 32 किलोमीटर तक, लगभग में 35 है वैसे 32 किलोमीटर तक ओजोन गैस का घनत्व बहुत अधिक मिलता है। इसीलिए इस परत का क्या नाम दे दिया, ओजोन मंडल। ये हमने ऐसे बनाई थी, ये 18 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर। कल जो डायग्राम बनाया था उसकी बात करें तो 18 से 32 तक, यानी कि इसी परत के नीचे वाले हिस्से में ओजोन गैस की अधिकता है और ओजोन गैस की अधिकता होने के कारण इसको क्या नाम दे दिया, ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल की ऊंचाई एग्जाम में पूछते हैं, लगभग में पूछे तो 20 से 35 किलोमीटर, और अगर इसका घनत्व, सघन घनत्व देखें तो 18 से 32 किलोमीटर तक। और ओजोन परत का काम क्या है, ये जो सूर्य से पराबैंगनी किरण आती है उसका अवशोषण कर देती है। पराबैंगनी किरण सजीवों के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर, स्किन का कैंसर है, स्किन डिजीज होती हैं, तो ये उनका अवशोषण करके प्राणियों की इन हानिकारक विकिरणों से रक्षा करती है। और ओजोन परत को CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लगातार नुकसान पहुंचा रही है, तो इस परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। अब देखो तापमान, एक नवजात क्लोरीन 1 लाख ओजोन के परमाणु को खा जाता है। हाँ, सेकंड ग्रेड में है। हाँ ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं तापमान। तापमान भी समताप मंडल में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि समताप मंडल में तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। जो क्षोभ मंडल में 80, -80, -45 डिग्री था, वो समताप मंडल में बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। और लास्ट रीट में यही क्वेश्चन आया था कि समताप मंडल में तापमान होता है, और ऑप्शन दे दिया था 80 डिग्री, 0 डिग्री, -45 डिग्री और -100 डिग्री। तो आंसर क्या था उसका, 0 डिग्री। तो देखो इसमें तापमान 20 किलोमीटर तक लगभग स्थिर रहता है क्षोभ सीमा तक, और उसके बाद में बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। एक जो हमें याद रखनी है कि इसका नाम है समताप मंडल। इससे हम समझेंगे कि इसमें तो तापमान समान होना चाहिए, जबकि तापमान तो समान नहीं है, बढ़ेगा। अगर ऊंचाई पर जाएंगे तो यहाँ 80 है तो 40 मिलेगा, फिर 20 मिलेगा, और यहाँ पहुँचते पहुँचते तो 20 हो गया, यानी कि तापमान तो समान नहीं है। तो इसमें तापमान समान नहीं है, जो समताप रेखाएं खींचेंगे वो समान मिलेंगी, ठीक है। तो तापमान समान नहीं, समताप रेखाएं समान है। अब अगली जो बात है, इसमें वायु की दिशा कैसी होगी, वायु की गति होगी 36, जबकि क्षोभ मंडल में गति हमने कैसी देखी थी, ऊर्ध्वाधर गति थी। ये बात करें क्षोभ मंडल की, और ऊर्ध्वाधर गति थी तो वहां पर बादल बन रहे थे, बारिश हो रही थी। लेकिन इसमें 36 गति है, और 36 गति में बादल नहीं बनते, इसलिए ये जो मंडल है ये शांत रहता है। यहाँ पर किसी भी तरह की मौसमी घटनाएं नहीं होती, ना धूलकण नहीं है, ना बादल बनते हैं। तो शांत परत होने के कारण, शांत मंडल होने के कारण वायुयान चालक अपने वायुयान इसी परत में उड़ाना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में, लेकिन इनका जो मुख्य क्षेत्र है वो समताप मंडल ही होता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे मध्य मंडल, समताप मंडल के ऊपर कौन क्या मिलेगा, मध्य मंडल या मेजोस्फीयर। मेजोस्फीयर की ऊंचाई कितनी है, 50 किलोमीटर से 88 किलोमीटर तक, लगभग में 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल की ऊंचाई है। मध्य मंडल की ऊंचाई की बजाय जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, वो क्या है, यहाँ पर तापमान घटता है मध्य मंडल में, और घटते घटते कितना, -100 डिग्री। और ये वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान है। अगर पूछेंगे वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है, तो मध्य मंडल में दर्ज किया जाता है। इसमें इतनी अब है आयन मंडल। आयन मंडल हमारे लिए भी बहुत उपयोगी है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम में। तो देखो आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है, 80 से 400 दे दे तो लगभग, और अगर
388 से 420 किलोमीटर। तापमान, अब देखो मध्य मंडल के ऊपर लगातार तापमान बढ़ता जाएगा और इस परत में तापमान बढ़कर आयन मंडल की ऊपरी सीमा तक कितना हो जाएगा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारा तापमान ऊपरी सीमा पर नोट करते हैं। तो आयन मंडल की ऊंचाई 88 से 420, तापमान बढ़कर के 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन जो चीज याद रखनी है वो क्या है, ये परत रेडियो तरंगों का परावर्तन कर देती है। रेडियो तरंगें पृथ्वी पर रोकती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर संचार सुविधाएं संभव हो पाती हैं। तो संचार सुविधाओं में कौन सी परत योगदान देती है, आयन मंडल या आयनोस्फीयर। और एक चीज जो हमें याद रखनी है, ये भी किसकी है, आयनोस्फीयर की है, कि इस परत में ध्रुवीय प्रकाश दिखाई देता है। दोनों ध्रुवों पर जलता हुआ प्रकाश दिखाई देता है और उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव इसको क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियलिस, और दक्षिणी ध्रुवों पर अरोरा ऑस्ट्रियलिस। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि ध्रुवीय प्रकाश को उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियलिस, और दक्षिण ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियलिस। बाह्य मंडल, ये जो 420 थी, इसके बाद में ये परत मिलेगी बाह्य मंडल 3200 किलोमीटर तक। इसमें जो है वो तापमान बढ़ करके 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। लेकिन इस परत पर जाएंगे, यहाँ पर कण नहीं है, तो वो तापमान हमें महसूस नहीं होगा। तो इसका तापमान क्या है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हमें महसूस नहीं होगा। तो इनमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है, मध्य मंडल में वायुमंडल का न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। आयन मंडल में क्या है, तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, जिससे हमें संचार सुविधाएं संभव हो पाती हैं। ध्रुवीय प्रकाश दिखाई देता है, जिसको उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियलिस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रियलिस कहा जाता है। और इसके बाद में जो परत है बाह्य मंडल, उसमें तापमान बढ़ता है और इसके बाहर भी चुंबकीय मंडल है, जिसके बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है। ये हमने वर्गीकरण देखा। अब वायुमंडल का एक वर्गीकरण रासायनिक आधार पर और कर रखा है, हम वो और देखते हैं। ये सारी चीजें हमें याद करनी है, एग्जाम में इन्हीं में से कोई किसी भी लाइन को क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। अब देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण। देखो रासायनिक वर्गीकरण, तो रासायनिक आधार पर परतों को दो भागों में बांट रखा है। एक है सममंडल, दूसरी विषम मंडल, होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर। तो ये जो वर्गीकरण है, इसमें क्या है, देखो इसको समझते हैं। सबसे पहले एक चीज देखें, सममंडल। सममंडल की ऊंचाई क्या मानी है, 88 किलोमीटर तक। तो अभी जो हम पढ़ के आए थे, उसमें 88 किलोमीटर तक कौन कौन सी परतें पढ़ी थी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर तक, समताप की 50 और 88 किलोमीटर तक मध्य मंडल। यानी कि ये तीनों क्षोभ मंडल, समताप और मध्य मंडल किस में आएंगे, सम मंडल में। और इसको सम मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस अधिकता में मिलती है, प्रमुखता में नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और इनका जो अनुपात है वो तीनों में लगभग समान रहता है। अतः गैसों का समान अनुपात होने के कारण क्या बोलते हैं, सममंडल। विषम मंडल की ऊंचाई क्या है, 88 किलोमीटर से ऊपर। आयनोस्फीयर है, बहिर्मंडल, चुंबकीय मंडल, वो किस में आएंगे, विषम मंडल में। और इसको विषम मंडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैसों का जो वितरण है, अनुपात है, वो समान नहीं है।
तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है कि सममंडल की ऊंचाई कितनी होती है, 1 नंबर। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सममंडल में कौन कौन सी परतें मिलती हैं, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल सममंडल में शामिल है। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सी गैसों की अधिकता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। और सममंडल कहते क्यों है, क्योंकि गैसों का अनुपात है वो लगभग समान रहता है। विषम मंडल की ऊंचाई है 88 किलोमीटर से ऊपर। इसमें आयन मंडल, बहिर्मंडल, चुंबकीय मंडल शामिल है। और विषम मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गैसों का वितरण समान नहीं है। ये हमारे टॉपिक की में मोटी मोटी बातें हो गई। अब कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे।